गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। मैथ्स विद मनोज मित्तल में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। इससे पहले हमने संबंध और फलन शुरू किया था, उसका इंट्रोडक्शन कराया था, उपसमुच्चय कराए थे। ठीक है, संबंध क्या होता है, कर्मित युग्म क्या होता है, थोड़ा रिवीजन कराया था और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा उसको बताया गया था। ठीक है, कार्तीय गुणन के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होती है और समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 की पावर mn, ये आपको बताया गया था। आपने उस वीडियो को एक बार और ध्यान देना, उसमें आपने जो सीखा था समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध बनाना। समुच्चय ए अलग था और समुच्चय बी अलग था। ठीक है, उसको एक बार और रिवर्स करके देखना। आपके जो कोर्स में देखें, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सेट दिया जाएगा, समुच्चय ए। अब दूसरा सेट कहाँ से लेके आए, हमें तो ए क्रॉस बी निकालना ना। क्रॉस निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कम से कम 2 समुच्चय तो होने चाहिए। अब दूसरा कहाँ से लेके आए, तो ध्यान रखना कक्षा 12 में आपको ए से ए में संबंध निकालना होता है। जो समुच्चय ए है वही समुच्चय बी है, समझ गए। अब बी नहीं आपको लेना है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में बी दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो दूसरा भी ए ही लेना है। आपको यहाँ से क्या लेना है, अब ए से ए में, तो जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ था वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, ए कर देंगे। और इसके लिए कोई डरने वाली, टेंशन वाली, घबराहट वाली, एजिटेशन वाली बात नहीं है। कैसे करते हैं, देखिए सब चीज़ कैसे चेंज होती है। समुच्चय ए में संबंध, यदि वही परिभाषा है सेम, यदि ए एक एरिक्त समुच्चय है। एरिक्त समुच्चय कौन सा था, याद करो। एरिक्त कौन सा था बताइए कमेंट करके। एरिक्त कौन सा था, जिसके अंदर, जिस समुच्चय के अंदर कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए, चाहे वो एक ही है। अगर नहीं है तो कैसा हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा वो। और रिक्त समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मझले कोष्टक से। उसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, या फिर फाई से। 99% क्या चलता है, फाई। तब समुच्चय आर को समुच्चय ए से संबंध कहा जाता है। यदि आर ए क्रॉस ए का, वहाँ पे क्या था, ए क्रॉस बी का, इस बार आर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय हो, अर्थात आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और इसे ए से ए में संबंध, ए तीर का निशान ए, आर क्या होगा, संबंध, अर्थात ए से ए में संबंध पढ़ा जाता है। समझ गए। देखिए ये चीज़ें लिखने के तरीके होते हैं, इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत से बच्चे चैप्टर को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये बाबू लिखने के तरीके होते हैं बच्चों। ए क्रॉस ए का मतलब है कार्तीय गुणन, इसका मतलब क्या है, सबसेट। और ये क्या है, आर। अगर आर सबसेट बन गया ए क्रॉस ए का तो संबंध हो गया, नहीं तो नहीं, बस। और ये ए कहाँ से आएगा, ये भी पेपर में मिलेगा। दूसरा ए कहाँ से आएगा, जो पहला है वही दूसरा है। बी कहाँ से आएगा, वो भी पेपर में मिलेगा। आर कहाँ से आएगा, वो भी पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए। यदि ए एक एरिक समुच्चय है, तब समुच्चय आर को समुच्चय ए से संबंध कहा जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, समुच्चय से संबंध। समुच्चय आर को समुच्चय ए से संबंध कैसे कहेंगे, यदि ए आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है, वही सेम कंडीशन है। लिखने का तरीका क्या होगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और उधर क्या था, बी था। ठीक है, अब आपको 12th क्लास में सिर्फ यही मिलेगा, सेट ए मिलेगा। दूसरा भी आपको वही लेना है। वो कैसे लेना है, अभी क्वेश्चन आएंगे आगे पता चल जाएगा। समझ गए। देखिए एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वही पहले वाला है, पहली वाली वीडियो वाला था, उसमें ए था और बी था, इसमें क्या होगा, ए। यदि ए बराबर 1 2 3 तथा आर, जो आर डिफाइन किया है इन्होंने, एक रिलेशन क्या दिया है, ए कोमा बी, छोटे कोष्टक के अंदर, ये क्या होगा, कर्मित युग्म। कैसे, इस प्रकार है। ये कर्मित युग्म किस प्रकार है, 2a बराबर b है ना, सेम पहले वाला ही। ए बी, देखिए इस बार b तो है ही नहीं, जो समुच्चय b है वो तो है नहीं। इसका मतलब ये दोनों मेंबर क्या होंगे, सेट ए के ही होंगे। ए वाले पहले वाले एक हैं, बी वाले दूसरे वाले एक हैं। वो कैसे, कंफ्यूज मत होना, जब क्वेश्चन सामने आएगा तब पता चलेगा। 2a बराबर b को बाहर निकाल के रखना हमें। तो सिद्ध कीजिए कि आर समुच्चय ए में एक संबंध है। समुच्चय ए में कुल संभावित संबंधों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कर्मित युग्म, मतलब कार्तीय गुणन निकालना है, तब जाके कर्मित युग्म निकलेंगे। तो क्या दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3।
और हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस ए, क्योंकि बी तो है नहीं, अब तो हमें ए से ए में निकालना। पहले क्या निकाल रहे थे, ए से बी में। ए से बी में कहाँ निकालने थे, कक्षा 11 में, और कक्षा 12 में क्या निकालना, ए से ए में। ठीक है, तो ए भी यही है भाई साहब बच्चों, और दूसरा ए भी यही है। तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। ठीक है, अब देखिए 1 का कनेक्शन 1 से, ये याद करने का तरीका है, कनेक्शन जो बोल रहा मैं बार बार। 1 का कनेक्शन 2 से, 1 का कनेक्शन बनाइए 2 से, 1 का कनेक्शन बनाइए 3 से। ठीक है, ऐसे ही 2 का कनेक्शन बनाइए। 2 का कनेक्शन पहले किससे बनेगा, 1 से, फिर 2 का कनेक्शन किससे बनेगा, 2 से, और 2 का कनेक्शन किससे बनेगा, 3 से। ठीक है, ऐसे ही 3 का कनेक्शन बनाइए। 3 का कनेक्शन किससे बनेगा, 1 से, 3 का कनेक्शन किससे बनेगा, 2 से, और 3 का कनेक्शन किससे बनेगा, 3 से। और इसको बंद कर दीजिए। अब ये जो पूरा पूरा क्रमित युग्मों का जो सेट तैयार हुआ वो क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आर बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, 2a बराबर b, उसको फिर से बाहर निकाल लीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर b बराबर क्या दे रखा है, 2a। अब a के मान बढ़ते जाइए, b के मान निकालते रहिए। यदि a बराबर क्या लिखें हम, 1 लिखेंगे, क्यों 1 2 3 लिख सकते हैं। तब b बराबर क्या होगा, 2 गुना 1 बराबर 2। a बराबर 2 हम क्या लिख सकते हैं, 2। तब b बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 बराबर 4। a बराबर हमें और क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो b बराबर क्या मिलेगा आपको, 2 गुना 3 बराबर 6। अब चेक करते हैं कि ये जो चार मतलब जो सेट तैयार हुए वो बिलोंग करते हैं नहीं। a बराबर 1 पहले वाले में है, और b बराबर 2, 2 गुना का 2 है ना, तो दूसरे वाले ए के अंदर 2 मिल गया। a बराबर 2 पहले वाले के अंदर 2 है, दूसरे वाले के अंदर, दूसरे वाले ए के अंदर क्या होना चाहिए, 4। दूसरे वाले के अंदर तो 4 है ही नहीं, 1 2 3 तक है बस, ये 4 तो है नहीं, इस वाले इसको हम नहीं ले सकते। जब हमने a बराबर 3 रखा, ये वाला 3 रखा, तो b बराबर क्या मिला, 6। तो b क्या है, देखिए b बिलोंग टू a, वो भी a का ही मेंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 6 है ही नहीं, 3 से ऊपर है नहीं, तो इसको भी ले नहीं सकते हम। हो गया क्लियर। अब तो अब बाबू इसको बच्चों टेंशन मत लेना, इसको 2 बार 3 बार रिवर्स कर करके देखो, एक बार दिमाग में सेट हो गया तो मज़ा आ गया आपके। तो a बराबर 1, b बराबर कितना आ गया, 2। सिर्फ 1 और 2 ये मिल सकते हैं हमें, क्योंकि 1 2 3 हमारे पास है नहीं। यहाँ पे b के अंदर 2 4 6 आ रहा, 3 आ जाता तो ले लेते हम। 4 वाला नहीं ले सकते, 6 वाला ले सकते हैं, क्योंकि b वाले के अंदर 4 और 6 है ही नहीं। तो क्रमित युग्म क्या मिला हमें, 1 और 2, ये लिख रहा 1 और 2। ठीक है, तो जो आर तैयार हुआ वो क्या तैयार हुआ भाई बच्चों, 1 और 2, एक ही अवयव उसका निकल के आया है। अब ध्यान रखिए ये रिलेशन कब कहलाएगा, अगर ये 1 2 एक रो से के अंदर मिल गया आपको, चेक करो 1 2 ये मिल गया, ये रहा, मिल गया ना, ये 1 2 कहाँ मिल गया, ये रहा। अब आर का अगर प्रत्येक मेंबर एक रो से ए में है तो क्या होगा, उसका उपसमुच्चय होगा। अगर उपसमुच्चय होगा तो क्या होगा, संबंध होगा। होगी टेंशन दूर, क्योंकि आर का प्रत्येक अवयव एक रो से ए में है, अतः आर समुच्चय ए में एक संबंध है। और हमारे से ये पूछ रहे थे कि ये ना क्वेश्चन कहाँ गया, तो सिद्ध कीजिए कि आर समुच्चय में एक संबंध हो गया सिद्ध, अतः आर समुच्चय में एक संबंध है। ठीक है, क्योंकि आर का प्रत्येक मेंबर कहाँ पे है, एक रो से में है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं समुच्चय में कुल संभावित संबंधों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। अब समुच्चय में कुल संभावित संबंधों की संख्या आपको पता है कि ए के मेंबर बी के मेंबर आपस में गुना करके देखेंगे, 2 की पावर में उसको रख देंगे। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी बैठती है, 3। ये रे 1 2 3। समुच्चय बी में, समुच्चय ए मतलब दूसरे में संबंधों की संख्या कितनी, अवयवों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो एक रो से ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए m बराबर पहले वाले में कितनी है, 3, दूसरे वाले में कितनी है, 3। तो m क्रॉस n कितना हो जाएगा, 3 3 9। तो संबंधों की कुल समुच्चय ए में संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 9। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ में डाउट लग रहा है या बार बार समझ में नहीं आ रही,
तो बेफिक्र हो के, बिना हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो समुच्चय ए में संबंध याद रखिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध 11वीं क्लास में था। आपको यहाँ पे जो समुच्चय दो दूसरा सेट है ना बी, वो भी ए ही लेना है। जैसे था ना ये, यदि ए बराबर ये, तब सिद्ध कीजिए कि आर समुच्चय ए में संबंध है। अब आप सोच रहे होंगे यार बी तो हमारे पास है नहीं, अब कहाँ से ले गए? तो याद रखना जो दूसरा सेट है वो भी ए ही लेना है। तब देखो ये लिया ना हमने, एक रो से ये रहा, एक रो से लिया ना, तो दूसरा भी ए लेना है। अगर आपको नहीं दिया है तो दूसरा भी ए लेना है, उसको समझ जाना। एक रो से ए का निकालने का आपको तरीका मिल गया। ठीक है, रिलेशन में डरना नहीं है। जब भी आपको ये चीज़ दी जाएगी, ये संबंध का एक समीकरण दी जाएगी, उसको अलग निकाल लो। अलग निकाल के पहले वाले के मान भर के दूसरे वाला चेक कर लो। दूसरे वाले के मेंबर अगर पहले वाले से बाहर निकल गए, जैसे 4 और 6 है ना, ये 4 6 कहाँ मिल गए? इससे बाहर निकल गए, 4 6 तो उसमें है नहीं, तो उसको वहीं पे रोक दो। तो हमें क्या मिला? 1 2 मिल गया। तो अब उसको चेक करते हैं कार्तीय गुणन में। कार्तीय गुणन में अगर रूप आ गया तो संबंध है, नहीं पाया तो संबंध नहीं है। ठीक है, फिर वो बात करते हैं कि संबंधों की संख्या निकाल लिए, कितने हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं? पहले वाले के मेंबर चेक करो, दूसरे वाले के मेंबर चेक करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर में उसको रख दो, तो क्या हो गया? संबंधों की संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। संबंधों के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया आपका, संबंधों के प्रकार। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल आता है वो यहीं से मिलता है आपको। अब तक तो सब थियोरटिकल मैटर चल रहा था, सब एक तरीके से रिवीजन भी था, और ये इन चीज़ों का संबंध क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, आपको उस बारे में कार्तीय गुणन, संबंधों की संख्या, अवयवों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, या उपसमुच्चय कैसे बनता है, उनके बारे में देखो आपको पता होना चाहिए था। अब जो मेन पॉइंट है ना वो होता है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान लगा के देखना। सबसे पहला है आपका रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। रिक्त मतलब इसके अंदर कोई भी संबंध ना बनता हो, क्या कहेंगे? एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन, और वॉइड भी कहते हैं इसको। और आपको पता है कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एम्प्टी को 5 से, बस इसका ध्यान रखना। देखिए क्या परिभाषा बनती है। परिभाषा आपको सिर्फ याद रखनी चाहिए, पेपर में लिखने के लिए नहीं आती। किसी समुच्चय ए के लिए दिया गया संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, अर्थात आर इक्वल टू 5। क्योंकि 5 अर्थात रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये जो कहानी है ये वाली, ये कौन सी क्लास की है आपकी? 11वीं क्लास की। याद रखना जो 5 है ना, 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आया समझ में कुछ? ठीक है, तो 5 क्या होता है? प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया था, इसके अंदर क्वेश्चन भी थे, एग्जाम्पल भी थे। आपको परिभाषा से कुछ समझ में नहीं आएगा, ना कुछ दिमाग में पल्ले पड़ेगा जब तक क्वेश्चन सामने आ जाए। जब तक आप लोग प्रैक्टिकली किसी चीज़ को ना देख लें तब तक आपकी कुछ समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो परिभाषा पर इतना कोई गौर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए क्या है। हमारा मेन काम है क्वेश्चन करना, प्रैक्टिकल करना। किसी समुच्चय के लिए दिया गया संबंध आर रिक्त संबंध कब होगा? यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से रिलेटेड ना हो, अर्थात आर का मान क्या आ जाए? 5 आ जाए। 5 मतलब एम्प्टी मिल जाए, वो खाली मिल जाए, वॉइड भी कहते हैं उसको। लिखने का तरीका क्या है? आर बराबर क्या हो गया? 5। अब 5 क्या होता है? सबसेट एक रो से का क्या क्यों बना वो? क्यों? क्योंकि परिभाषा के अनुसार 11वीं क्लास में पढ़ी कि जो 5 है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और हमें भी उपसमुच्चय ही चाहिए था। क्यों? अगर उपसमुच्चय मिल गया तो वो रिलेशन बन गया। पता कैसे चलेगा? देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर कराया जा रहे बुक के। यदि ए बराबर क्या दे रखा है? 3 4 5 तथा आर में कोई संबंध इस प्रकार है कि, ध्यान रखना जो संबंध है आर ये आपको मिलेंगे, ये दे रखा ना, जैसे ये दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आ रहा भी है। तथा आर में कोई संबंध इस प्रकार है कि आर बराबर ए बी। ए माइनस बी डिफाइन कैसे कर रखा है? ए माइनस बी बराबर 8, और ए बी बिलोंग टू ए,
ए को बिलोंग करता है और बी के भी सारे ए के अंदर ही हैं, क्योंकि दूसरा सेट हमें लेना ही नहीं है, हमें तो ए से ए में निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, ए बराबर दूसरा बी बराबर चाहिएगा ना, और बी वाला भी हमारा ए ही है, तो हमें क्या चाहिएगा, ए क्रॉस ए, काट दे गुणन निकालना है पहले। ठीक है, यहाँ पे टेंशन मत लेना कि ए बराबर 3 4 5 है तो बी कहाँ गया, इस चीज़ को बार बार बता रहा हूँ, कक्षा 12 में दूसरा सेट भी ए ही है। ए बराबर 3 4 5 तो दूसरा कहाँ गया, छोड़ दिया क्वेश्चन, पेपर में करके नहीं आए जी, दूसरा तो उसमें था ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स आ गया। हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है, ए से ए में संबंध, ए अगर इधर रखा है तो दूसरा सेट भी ए ही है। इस प्रकार है कि आर बराबर ये, ठीक है, तो दर्शाइए कि आर समुच्चय ए में एक रिक्त संबंध है। रिक्त मतलब उसका कोई भी अवयव कर्मित युग्म उसके अंदर नहीं है। चेक करते हैं, ए बराबर 3 4 5 तो ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में क्या होगा, ध्यान रखिए पहला सेट भी वही है, दूसरा भी वही है, तब ए क्रॉस ए ये लिख दिया मैंने, 3 4 5 क्रॉस 3 4 5 से निकालना है। अब आ गया समझ में, तो 3 का कनेक्शन 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से, ये लिख दिया, 4 का 3 से, 4 का 4 से, 4 का 5 से, ये लिख दिया, 5 का 3, 5 का 4, 5 का 5, ये लिख दिया, हो गया एक रो से तैयार। अब ये सेकंडों के अंदर आपको बना देना है। अब चेक करते हैं असली काम हमारा क्या है, a माइनस बी बराबर 8। उन्होंने कहा कि जो आर हमारा तैयार होके आया उसके अंदर कौन कौन से मेंबर हैं, ओ ए और बी, और इन्होंने समीकरण क्या दी, a माइनस बी बराबर 8। मतलब अगर उनको आपस में जो कर्मित युग्म तैयार होके आए अगर आपस में माइनस कर दें तो 8 मिलता है। अब हमें एक एक कर्मित युग्म चेक करना है कि दोनों को आपस में घटा के 8 मिल रहा है या नहीं। ये देखिए 3 में से 3 गए, कितने बचे, 0, 8 नहीं मिला। 3 में से 4 गए, कितने मिलेंगे, -1। 3 में से 5 गए, -2। 4 में से 3 गया 1, 4 में 4 गए 0, 4 में से 5 गए -1, 5 में से 3 गए 2, 5 में 4 गया 1, 5 बार 5 गया 0। तो जितना भी कर्मित युग्मों का सेट तैयार हुआ हमारा ये, उसके अंदर क्या मिला हमें, a माइनस बी बराबर 8 तो मिला ही नहीं, तो r कैसा रह गया, खाली रह गया नहीं, रिक्त रह गया। और रिक्त समुच्चय, रिक्त क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय तो होता ही है वो, ठीक है नहीं। संबंध आर के अनुसार कर्मित युग्म a माइनस बी बराबर 8 होना चाहिए, परंतु एक रो से में कोई भी युग्म ऐसा नहीं है जिन्हें आपस में घटाकर 8 आता हो। अतः आर में कोई भी अवयव नहीं होगा। जब अवयव नहीं होगा तो वो कैसा होगा, रिक्त होगा, और हमें यही सिद्ध करना था। तो दर्शाइए कि आर समुच्चय में एक रिक्त संबंध है, अतः आर समुच्चय ए में एक रिक्त संबंध है। हुआ क्लियर? इसको 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देखो, ठीक है, दूसरी बार ही दिमाग में सेट हो जाएगी। रिक्त संबंध में क्या होगा, जैसे आप एक रो से निकालते हैं, फिर आर को चेक करिए, अगर आर का कोई भी कर्मित युग्म बी में है ही नहीं है तो क्या होगा, वो रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे आपने कक्षा 11 पढ़ा ना, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ाया नहीं, एक बार उसको रिवाइज करना। कक्षा 11 का जब मैं शुरू करूँगा कोर्स तब उसमें भी आ जाएगा। देखिए सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, किसी समुच्चय ए के लिए दिए गए संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कब कहते हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है। उप समुच्चय क्या होता है, कोई आर में कोई एक सेट मिल जाए तो उप समुच्चय होता है, एक भी ना मिले तो रिक्त होता है। अगर वो कह रहे कि अगर वो सारे के सारे ही मिल गए, एक रोज ए में आर के सारे मिल गए, तब क्या होता है, तो इक्वल हो जाएगा भाई वो। तो अगर एक रोज ए के अंदर आर वाले सारे मिल गए तो इक्वल नहीं हो जाएगा। तो अगर इक्वल का निशान आ गया बच्चों तो वो क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा। अर्थात ये रहा देखो, आर बराबर ए क्रॉस ए। चेक करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यदि a बराबर 4 5 तथा r में कोई, यदि a बराबर एक समुच्चय क्या दे रखा है, 4 5, और क्या दे रखा है, r में कोई संबंध इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि r बराबर ए बी सच दैट, ये क्या होता है बाबू, लिखने का तरीका होता है ये। r बराबर पहले हमेशा कर्मित युग्म को लिखते हैं, फिर सच दैट का निशान लगाते हैं, फिर रिलेशन को डिफाइन करते हैं, वो क्या बताना चाह रहा।
फिर ये बताते हैं कि हम जो मेंबर ए और बी हैं, ये पहले घटक दूसरे घटक, वो किसके हैं, वो किसके हैं, यहाँ पे ए के हैं, क्योंकि ए के अलावा को तो दूसरा है ही नहीं, बी तो है ही नहीं यहाँ पे। हम ए वाले भी वही ले रहे हैं, बी वाले भी ए को ही ले रहे हैं। तो तब सिद्ध कीजिए कि आर ए में सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक मतलब सारे के सारे मेंबर मिलने चाहिए आर के। चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, ए क्रॉस ए चाहिएगा। दिया है ए बराबर 4 5, तब ए क्रॉस ए क्या होगा, 4 का 4 5, दूसरा भी हमें 4 5 लेना है, तो 4 का 4 से 4 का 5 से ये मिल गया, 5 का 4 से 5 का 5 से ये मिल गया। ए क्रॉस ए तैयार हो गया। अब आर को चेक करते हैं। आर देखो उन्होंने क्या कहा, यदि ए प्लस बी ग्रेटर देन 4, यदि ए प्लस बी क्या मिल जाए हमें, ग्रेटर देन 4 मिल जाए, ए प्लस बी। देखिए 4 प्लस यहाँ पे आर कितना दे रखा है, 4, इसको चेक करिए। ए क्रॉस ए कितना दे रखा है, 4 4 4 5 5 4 5 5, और आर बराबर क्या डिफाइन करा उन्होंने, ए प्लस बी का मान ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तब क्या मिल जाएगा, वो आर मिल जाएगा। यहाँ पर चेक करिए, 4 प्लस 4 कितना है 8, ग्रेटर देन क्या है 4 है, बिल्कुल ठीक है। 4 प्लस 5 कितना मिलता है 9, वो भी ग्रेटर देन 4 है। अभी जो रिलेशन में इन्होंने डिफाइन किया उसको क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी उसका मेंबर बन गया, ये भी मेंबर बन। इसको चेक करते हैं। 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ये भी ग्रेटर देन 4 है, तो 5 4 को उठा के यहाँ रख दो। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 10 क्या है ग्रेटर देन 4 है, तो ये भी इसका मेंबर बन गया। तो सारे के सारे बन गए। तो उन्होंने कहा ना, अगर दोनों को जोड़ दें तो 4 से बड़ा बैठता है, दोनों को जोड़ के सारे के सारे 4 से बड़े बैठ रहे हैं, और सारे के सारे आर के अंदर पहुंच गए। अब देखिए इसके अंदर कितने हैं, क्रमित युग्म 4, उसके अंदर कितने युग्म है 4, और वो सारे के सारे सेम हैं। अब सारे के सारे सेम हैं, तो आर का प्रत्येक अवयव, कोई एक नहीं, प्रत्येक अवयव कहीं में एक रो सेम है, तो आर बराबर एक रो से हो गया। अतः आर क्या हो गया, ए क्रॉस ए में एक सार्वत्रिक संबंध है। हुआ कुछ क्लियर? ठीक है। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चों को बताएं। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं किसी भी तरह की किसी चैनल को ज्वाइन करने में, सब कुछ फ्री है। हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई जाएगी, सारे एग्जाम्पल, सारे नोट्स क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है। देखो नोटिस करो इस चीज़ को, आपको संबंधों का निर्माण नहीं करना है। ये जो आर बराबर है ना बाबू, ये बनानी क्वेश्चन में मिलेंगे, सिर्फ दिए गए संबंध की कंडीशन के अनुसार। देखिए दे रखा ना, ये आर बराबर देखा, उसकी कंडीशन दे रखी है, ए प्लस बी ग्रेटर देन 4। यह बताना है कि दिया गया संबंध किस प्रकार का है। ठीक है। हुआ कुछ क्लियर? टेंशन दूर हुई ना धीरे धीरे? ओके। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, और इससे भी आपके अंदर जो डाउट है धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे कि वास्तव में ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, वास्तव में ये संबंध है क्या। क्या ये इतना हार्ड था जितना इसका स्कूल कॉलेज में हुआ बना दिया गया है? क्या इतना हार्ड था ये? ठीक है। तो ध्यान दो बस थोड़ा। देखिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो थोड़ा जो मेंटलिटी है वो भी 12th क्लास के बच्चों की तरह ही सोचने की कोशिश करो। डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट को क्लियर कराया जाएगा। किसी भी चीज़ में कोई टेंशन हो तो तुरंत कमेंट कर दो, आपके हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ए क्या है, एक स्कूल है, उसके अंदर कौन पढ़ते हैं, बालक है, मतलब बॉयज़ का वो स्कूल है। इसका मतलब वहाँ बालिकाएँ तो है ही नहीं। ठीक है, यार पॉइंट टू बी नोटेड। बालकों का स्कूल है तो बालिकाएँ तो वहाँ हो नहीं सकती, समझिए। और क्या है, आर बराबर ए बी, कैसे डिफाइन किया है, ए बी की बहन है, मतलब जो पहले वाला है दूसरे वाले की बहन है, ए बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। उन्होंने कहा कि भाई एक रिक्त संबंध होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़िए। आर डैश, एक उसी स्कूल में एक दूसरा संबंध और डिफाइन कर दिया उन्होंने, आर डैश ए बी। इस बार क्या दी कंडीशन, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर, मतलब जो दो बच्चे हैं उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो लंबाई है, हाइट है, उनको दोनों को आपस में घटा दें तो 3 मीटर से कम है, द्वारा संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ बतानी है भाई इसको देख के, एक तो रिक्त संबंध, एक सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध क्या होते हैं, एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए आर का। सार्वत्रिक क्या होता है, सारे होने चाहिए।
कैसे पॉसिबल है, देखते हैं, चेक करते हैं कंडीशन के अनुसार। आपको क्या बताया कि बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। स्कूल किसका है? बालकों का। तो बालिकाएं तो वहाँ मिलेंगी नहीं। जब वहाँ बालिकाएं नहीं मिलेंगी तो कोई किसी की बहन हो ही नहीं सकता। एक लड़का दूसरे लड़के का भाई तो हो सकता है, लेकिन बहन तो हो नहीं सकती। और वो क्या बता रहे, ए बी की बहन है। अगर 1000 बच्चे हैं, लड़के हैं, तो 1000 बच्चे आपस में किसी की भी बहन नहीं हो सकते। आपस में एक दूसरे के भाई तो निकल सकते हैं, वो एक बहन नहीं हो सकते। जब बहन नहीं हो सकते तो आर में तो एक भी मेंबर नहीं मिलेगा। जब एक भी मेंबर नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? रिक्त संबंध होगा। देखिए, प्रश्नानुसार दिया गया स्कूल बालकों का है, इसलिए स्कूल का कोई भी विद्यार्थी बालिका नहीं हो सकता। ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह देना आपको, ठीक है। अतः कोई भी विद्यार्थी उसी स्कूल में, ध्यान रखना उसी स्कूल की बात हो रही है, बॉयज़ के स्कूल की, उसी स्कूल में कोई भी विद्यार्थी किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता। हो नहीं सकता ना। ये भाई एक लड़का दूसरे लड़के की बहन कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। बालिकाओं का होता है, कंबाइंड होता तो हो भी सकता था। अतः आर एक रिक्त समुच्चय होगा, और आर को कैसे लिखेंगे? फाई होगा, और फाई है तो बच्चों कैसा होगा? वो रिक्त होगा। इस प्रकार आर एक रिक्त संबंध हो गया। होगी टेंशन दूर कि इतना हार्ड लग रहा था, तो क्वेश्चन देखने में बहुत आसान मिल गया। दूसरा देखिए, उन्होंने दूसरा आर डैश क्या कहा कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब आप अपने और अपनी बहन या अपने भाई या अपने माता पिता को ध्यान से देखिए। अगर हम दोनों की लंबाई कागज़ पे नोटिस करो, दोनों की लंबाइयों को कागज़ पे नोटिस करो। एक की लंबाई आई पापा की 6 फीट, मम्मी की कितनी है? 5.5 फीट, ठीक है। तो घटा के कितना आएगा? कितना मिल जाएगा? 6 इंच। अगर आपके पापा की लंबाई 6 फीट है और मम्मी की लंबाई 5.5 फीट है, तो कितना मिलेगा? आधा फीट मिलेगा ना। वैसे क्या कहेंगे आपको? आधा फीट तो कहेंगे। आधा फीट को हम क्या लिखते हैं? 6 इंच, ठीक है। जितना मार्कर है, ये मार्कर है, या जितनी पेंसिल आपकी है 6 इंच की होती है। अब आप ये बताइए, एक फिट कितना होता है? 1 फिट में होता है 12 इंच। 3 मीटर, 1 मीटर में कितना होगा? 1 मीटर में होता है 3 फिट 3 इंच। ये लिखने का तरीका है। पहले वाला डैश को फिट कहते हैं, दूसरे वाले डबल डैश को कहते हैं इंच। तो उन्होंने बात करी 3 मीटर की, तो 3 मीटर में कितने हो गए? 3 या 9 फीट 9 इंच। 9 फीट 9 इंच बैठेगा ना। तो 3 मीटर में कितना हो गया? 9 फीट 9 इंच। यहाँ पे 9 आएगा। दो भाई बहनों का अंतर, माता पिता का अंतर, आप थोड़ा अपने माइंड से सोचिए। दोनों का अंतर 3 मीटर से कम होगा या 3 मीटर से ज़्यादा होगा? उन्होंने कहा कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अगर कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, चाहे वो लड़कों का है चाहे लड़कियों का, अगर किन्हीं भी 2 बच्चों की ऊंचाइयों को हम घटाएंगे तो वो तो 3 मीटर से कम ही तो निकलेगा। तो 3 मीटर का मतलब क्या होता है? 9 फीट 9 इंच। और पता है आपको 9 फीट 9 इंच कितना होता है? जितने आपके जो कमरे का फर्श है और जो कमरे की छत है, कमरे के फर्श से कमरे की छत तक की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 10 फीट। तो मतलब 9 फीट के आसपास। तो इतना ऊंचा बच्चा थोड़ा ना हो जाएगा। इतना ऊंचा तो कोई भी नहीं होता। पूरे तीनों लोगों में इस तरह के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। और वो कह रहे कि ऊंचाइयों का अंतर, तो ऊंचाइयों का अंतर तो बहुत ही कम होगा। ज़्यादा अंतर कितना होगा? 1 फीट का। और यहाँ पे कितना बता रहे हैं वो? 9 फीट 9 इंच का, ठीक है। तो 3 मीटर से कम है, तो बिल्कुल सही बात है, 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर से क्या, वो तो 1 मीटर से भी कम होगा। तो जितने भी बच्चे हैं, अब ये बात जितने भी बच्चे हैं सब पे अप्लाई होगी। किन्हीं भी आप 2 बच्चों को पकड़ लो, 1000 बच्चों में से सबकी ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही मिलेगा। किन्हीं भी रैंडमली किन्हीं को भी, तो इसका मतलब सब बच्चों पे लागू हो रही, सब पे लागू हो रही।
तो सारे मेंबर मिल गए, सारे मेंबर मिल गए तो क्या मिलेगा, सार्वत्रिक। देखें 3 मीटर से तात्पर्य क्या है, 9 फीट 9 इंच। इस प्रकार किन्हीं भी दो विद्यार्थियों को ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से तो कम ही होगा। आया कुछ समझ में? किन्हीं भी दो विद्यार्थियों ऊंचाई का अंतर कितना होगा, 3 मीटर से तो कम ही होगा। तो और वो प्रत्येक बच्चे पे अप्लाई होगा। किन्हीं भी दो बच्चों को ले लो और तो सब पे अप्लाई होगा, वो तो सब पे अप्लाई होगा, तो मतलब क्या होगा, सार्वत्रिक होगा। अतः संबंध आर डैश था ना दूसरा, दो कम है तो संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अतः संबंध आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध होगा। कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन समझ में आना ही, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार और देखिए, उन्होंने बताया कि पहले वाला चेक करो, रिक्त संबंध है, ए बी की बहन है। अब देखिए जब बालकों का स्कूल है तो बालिकाएं तो हो नहीं सकती, बालिकाएं जब नहीं है तो बहन कहाँ से आ गई, जब बहन नहीं है तो आर के अंदर कोई मेंबर नहीं होगा, कोई मेंबर नहीं है तो कैसा होगा, फाई होगा। फाई है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। काम खत्म। उसके बाद कह रहे हैं कि आर डैश दूसरा ले लो, दो बच्चों की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है, बिल्कुल है जी। दो की ऊंचाई का अंतर तो 3 मीटर से कम होगा। 3 मीटर का मतलब तो फर्श से लेके छत तक की ऊंचाई होती है। इतना बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ से आ जाएंगे, तो कम तो होना ही है। तो जब दो का अंतर इतना कम होगा तो कैसा होगा, और सभी बच्चों पे लागू होगी वो बात, किसी एक दो पे तो होगी नहीं। तो क्या होगा, दोनों का अंतर 3 मीटर से कम तो होगा ही। अब जब 3 मीटर से कम होगा, सब बच्चों पे लागू होगी, तो जब सब पे लागू होता है तो क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। अतः आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध होगा। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, समझ में आया कुछ? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सीबीएसई का है चाहे हिंदी मीडियम का है या स्कूल कॉलेज में, इस चैप्टर को बाद में क्यों पढ़ाया जाता है, सिर्फ आज जो टॉपिक सामने रहा है इससे बचने के लिए, क्योंकि बच्चों के सिर के ऊपर से उतर जाता है। ये कहते हैं कि बच्चों के सिर के ऊपर से उतर गया या बच्चे डर जाएंगे इसको पढ़ने से, जबकि अगर उसको तरीके से समझाया जाए तो डरने वाली बात नहीं है। आज आपका वही डर खत्म किया जाएगा। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है जिसकी गणित में बहुत सार्थक भूमिका है, वह है तुल्यता संबंध। ठीक है, और तुल्यता संबंध का अध्ययन करने के लिए पहले हमें 3 संबंधों को जानना होगा। अभी आपने रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध पढ़ा है, इनका कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं है। हमारे पास जो सबसे बड़ा रोल है वह है 4। कौन कौन से हैं, समतुल्य रिफ्लेक्सिव कहते हैं उसको, सममित सिमेट्रिक कहते हैं, संक्रामक ट्रांजिटिव कहते हैं, और जब ये 3 पूरे हो गए, अगर ये तीनों मिल गए तब क्या कहलाते हैं, उसको तुल्यता। ठीक है, पेपर में आपके सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि चेक कीजिए समतुल्य, सममित, संक्रामक है या नहीं। अगर ये फिर ऐसा आता है कि तुल्यता संबंध चेक कीजिए, तुल्यता के लिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी। और यकीन मानिए बहुत आसान है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तब आपको लगेगा कि हम बिना बात इन चीज़ों से डरे बैठे थे, ये तो बहुत ईजी चीज़ थी। ठीक है, देखिए समतुल्य सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है आगे पूरा। समतुल्य क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समतुल्य देखिए सव का मतलब क्या होता है, सव का मतलब क्या होता है, स्वयं। और स्वयं का मतलब क्या होता है, मतलब मैं अपने आप को तो कह रहा हूँ, स्वयं मतलब मैं अपने आप को तो कहते हैं स्वयं। तो सब तुल्य का मतलब समान। ठीक है, तुल्य का मतलब क्या होगा, समान। तो सब तुल्य क्या होगा, अपने समान। सब तुल्य का मतलब क्या हो गया, अपने समान या अपने जैसा। अगर किसी मेंबर को अपने जैसा कोई मिल गया, समतुल्य की कहानी क्या है, समतुल्य क्या कहता है, अगर मेरे जैसा कोई मिल गया तो समतुल्य है, अगर मेरे जैसा नहीं मिला तो समतुल्य नहीं है। समझ में? अगर मेरे जैसा कोई मिल गया तो समतुल्य, मेरे जैसा नहीं मिला तो समतुल्य नहीं है। देखिए परिभाषा क्या कहती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो लिखना होता है नोट्स बनाने के लिए। किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को समुच्चय ए ही मिलेगा, दूसरा भी ए ही होता है, ध्यान रखना। समतुल्य संबंध कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर के द्वारा परिभाषित है। वो कैसा है, वो एग्जाम्पल से पता चलेगा, कहानी से समझ में नहीं आएगा। अर्थात किसी समुच्चय ए के लिए कोई संबंध आर समतुल्य होता है, कब होता है, यदि
यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का मतलब होता है सिर्फ एक ही कंडीशन है, दूसरी कोई कंडीशन है ही नहीं, उसको हम क्या लिखते हैं, यदि और केवल यदि। ये फॉर ऑल, ये कहीं का निशान है, फॉर ऑल देखिए लिख रहा है फॉर ऑल। इससे ये इस वाले चिन्ह से क्या तात्पर्य है, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक के लिए, सब के लिए, या फॉर ऑल या प्रत्येक के लिए। क्या पढ़ते हैं हम इसको, फॉर एवरी भी पढ़ते हैं, फॉर ऑल भी पढ़ते हैं, प्रत्येक के लिए भी इसको पढ़ते हैं हम। वो पढ़ते क्यों हैं वो पता चलेगा आपको क्वेश्चन से। यदि ए बिलोंग टू ए, ध्यान रखना ए बिलोंग टू ए, यदि ए के अंदर जो भी मेंबर मौजूद हैं, ठीक है, तब उस ए को मिला के और उस ए को अपने जैसा मिला के वही मेंबर कहाँ पहुँच जाए, ए बिलोंग टू ए कोमा ए कहाँ पहुँच जाए, रिलेशन के अंदर। अब भी समझ में नहीं आया होगा, समझ में कहाँ से आएगा, क्योंकि बिना एग्जाम बिना प्रैक्टिकल के तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती। चलते हैं धीरे धीरे वहीं पे। अर्थात सभी ए बिलोंग टू ए के लिए ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना आपका कि ए बिलोंग टू ए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, आर। ये तो ए में होना चाहिए और क्रमिक युग्म आर में चेक करेंगे हम, ठीक है। अर्थात सभी ए बिलोंग टू, ये देखो ये लिखा जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आंसर जब देंगे तो ये लिखा जाएगा, ध्यान रखना इसका। अर्थात सभी ए बिलोंग टू ए के लिए ए आर बिलोंग टू आर होना चाहिए। वो कैसे होगा, एग्जाम्पल तो देखेंगे अभी, तभी तो पता चलेगा, ठीक है। समतुल्य से तात्पर्य है अपने समान। अब देखिए, अब आपकी टेंशन दूर होगी। अर्थात यदि दो है, यदि कोई समुच्चय के अंदर, समुच्चय ए के अंदर कोई मेंबर क्या है, दो, तो जब रिलेशन तैयार होकर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, अपने समान, अपने जैसा मिल जाए। कोई दो है तो दो के जैसा कौन होगा, दो ही तो होगा। 25 है, 25 के जैसा कौन होगा, 25 ही होगा। मनोज है, मनोज के जैसा कौन होगा, मनोज ही होगा। अगर मनोज जैसा कोई दूसरा मनोज भी मिल गया तो समतुल्य है, नहीं तो नहीं। बच्चों आपके जैसा कोई दूसरा मिल गया तो समतुल्य है, नहीं तो नहीं। दो के जैसा, तीन के जैसा कोई दूसरा कौन मिलेगा, तीन ही मिलेगा, चार या दो तो मिल नहीं सकता। तो 2,2 भी होना चाहिए। कोई टेंशन दूर, एग्जाम्पल से टेंशन दूर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर समतुल्य के उदाहरण देखिए, आपको जितने भी मैं संबंध करा रहा हूँ साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ साथ साथ, ताकि कोई डाउट ही ना रहे, कोई डर, कोई हेडिटेशन ही ना रहे, ठीक है। इसी वजह से आप ये बात ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएंगे, ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, यदि ए बराबर क्या दिया है, 1 2 3 पर परिभाषित दो संबंध दे रखे हैं। 1 2 3 ए के अंदर कौन कौन मेंबर है, 1 2 3, और इन्होंने इसके अंदर से दो रिलेशन बनाए। कौन कौन से, एक तो ये वाला रिलेशन का सेट बनाया, दूसरा रिलेशन का सेट R2 बराबर ये बनाया। आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि जो संबंध R1 तथा R2 है वो समतुल्य है या नहीं। देखिए, समतुल्य कब देखते हैं, समतुल्य हम चेक करते हैं जो ए के मेंबर हैं। अभी बताया ना, ए बिलोंग टू ए, हमने बताया कि ए बिलोंग टू ए के लिए अपने जैसा कहाँ मिल जाए, आर में मिल जाए तो काम पूरा हो जाएगा हमारा। मतलब ए के प्रत्येक मेंबर के लिए अपने जैसा आर में मिल जाए तो हमारी बात बन गई। ए के मेंबर कौन कौन है, 1 2 3, तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। जिसमें भी मिल जाएगा वही समतुल्य कहलाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। ए बराबर क्या दे रखा है, ये पहले R1 को ही लेते हैं, R1 उठा लिया हमने यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। देखिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए अपने अवयव के समान ही कर्मित युग्म R में होना चाहिए, तभी समतुल्य होता है। ये बात मैंने आपको बताई अभी कि भाई अपने जैसा देखना है, अगर वो R के अंदर मिल गया तो समतुल्य है, वो नहीं तो नहीं। अब R1 में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। चेक करो, 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा। क्योंकि हमने इसको यहाँ उठा रखा है तो यहाँ चेक करेंगे। 1 1 मिल गया, 1 के समान 1 1 समतुल्य, 2 के समान 2 2 समतुल्य, 3 के समान 3 3 समतुल्य। मिल गया ना तीनों के समान। अब उसके अलावा कौन है उसके अंदर, कौन नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा चाहे 1 लाख मेंबर उसके अंदर हो रहे हैं, हमें तो जो ए में दे रखे भाई अपने समान मिल जाए कोई, तो 1 1 भी मिल गया, 2 के लिए 2 2 मिल गया, 3 के लिए 3 3 मिल गया। उसके अलावा कौन लोग उसमें मौजूद है हमें मतलब नहीं है, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं, अब देखिए, R1 में, अतः R1 में 1 1 बिलोंग टू R1, 1 1 बिलोंग टू R1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग टू R2, 3 3 बिलोंग टू
R1 सॉरी R1 था यहाँ पे, 1 बिलोंग टू R1, 2 बिलोंग टू R1, 3 बिलोंग टू R1। इसलिए फॉर ऑल A बिलोंग टू A, देखो जो ये लाइन है ना बच्चों, इसको याद रख लेना पक्का, क्योंकि ये लिखने का तरीका होता है, आपको लिखनी पड़ेगी। मतलब ए के प्रत्येक मेंबर के लिए, इसका मतलब क्या है, ए के प्रत्येक मेंबर के लिए अपने जैसा A, अपने जैसा आर में हमें मिल गया है, बिलोंग कर रहा है। अतः R1 समुच्चय ए पर कैसा होगा, समतुल्य होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लो, उससे और समझ में आ जाएगा। R2 दे रखा है, R2 में उसको उठा के हमने कहाँ रख लिया, ये हो गया R2। तो क्योंकि एक ही है ना, एक ही तो R1 R2 है, तो ए में तो चेक करेंगे। तो ए कौन है, 1 2 3, फिर से 1 1 2 2 3 3 में देखना में, तो अब चेक करो 1 1 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 2 2 तो है ही नहीं। जबकि 1 1 2 2 3 3 देखिए, ध्यान रखो, उससे अलावा चाहे वहाँ पे कुछ भी मौजूद है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो जो ए के मेंबर हैं, ए के मेंबर 1 2 3 है, उनके अपने जैसा मिल जाए तो समतुल्य है, नहीं मिला तो समतुल्य नहीं है। देखिए हमें क्या मिल गया, 1 1 भी मिल चुका है, ठीक। 1 1 बिलोंग टू R2, क्योंकि इस रिलेशन का नाम क्या है, R2, तो R2 लिखा। 3 3 बिलोंग टू R2, लेकिन 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R2। यहाँ पे बिलोंग के साथ इसको काट देते हैं ना, इस तरह एक लाइन खींच दी तो डज नॉट बिलोंग टू करते हैं इसको। तीनों के तीनों बिलोंग करने चाहिए थे अपने जैसे, लेकिन 1 1 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर नॉट बिलोंग टू कर रहा है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए डज नॉट बिलोंग टू R2, मतलब सारे के सारे R2 में बिलोंग करने चाहिए, तो वो तो कर ही नहीं रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, अतः R2 समुच्चय ए पर समतुल्य नहीं है। अब आया समझ में, समतुल्य क्या होता है, अपने जैसा मिल जाए बस। ए के जो दिया गया सेट है, उसके जितने मेंबर हैं उनके अपने जैसा कोई भी जो रिलेशन दे रखा उसमें मिल जाए सारे के सारे, उसके अलावा भाई कोई हो या ना हो हमें मतलब नहीं है उससे, अपने जैसा मिल जाए। नहीं मिला तो समतुल्य नहीं है। और ध्यान रखना, अगर 50 मेंबर हैं तो 49 तो मिल गए, एक नहीं मिला तो समतुल्य नहीं होने का, क्योंकि सारे के सारे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 1 मिल गया, 3 3 मिल गया, 2 1 2 2 तो है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग टू लिख दिया हमने। और परिभाषा क्या होगी, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज ए डज नॉट बिलोंग टू R2, R2 में तो है नहीं है तो समतुल्य नहीं है, ठीक है। ये समतुल्य था और इसके एग्जाम्पल थे, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, बहुत आसान है, काफ़ी अच्छा है। इससे पहले आपने पढ़ा समतुल्य, समतुल्य में देखिए क्या था, अपने जैसा। ए के अंदर जितने मेंबर है, अगर उनके जैसा कोई भी कर्मित युग्म R में मिल गया, रिलेशन में मिल गया, तो समतुल्य कहलाता है। सममित, सिमेट्रिक के बारे में देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। किसी समुच्चय ए पर संबंध R को सममित कहते हैं यदि और केवल यदि तो आना ही है, क्योंकि दूसरी कोई कंडीशन हो नहीं सकती। यदि किसी समुच्चय ए पर संबंध R को सममित कहते हैं, कब कहते हैं, यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग टू R। ध्यान रखना यहाँ पे, इस बार कहाँ पे चेक करना है हमें, R। सममित के लिए कहाँ चेक करना है, R में। और समतुल्य के लिए कहाँ चेक करना था, A में। ए के प्रत्येक मेंबर R में होने चाहिए अपने जैसे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए बी बिलोंग टू R, तो बी ए बिलोंग टू R। जहाँ ए बी कहीं के मेंबर हो, वो ए के मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए बी बिलोंग टू R, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू R। इसका मतलब क्या है, और एक कंडीशन लगा दी, यदि और केवल यदि। ए बी और बी ए क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। ए बी उसको उठा के उल्टा रख दे बी ए। तो सममित संबंध क्या कहता है आपसे, कि जो भी कर्मित युग्म है, अगर उनके जैसा उल्टा भी उसी R के अंदर पाया गया, उसी R के अंदर मिल गया, तो सममित होता है, नहीं तो नहीं। समझ के एक बार और सुनिए, जो भी रिलेशन R तैयार होके आएगा या वो देंगे, प्रत्येक कर्मित युग्म के जैसा उल्टा भी उसके अंदर मौजूद है, तब सममित है, नहीं तो नहीं। और ये बात कहाँ से पता चलेगी, एग्जाम्पल से। देखते हैं, देखिए आपकी टेंशन दूर कर दूँ मैं, नोटिस करिए। अब ध्यान रखना, इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके नोट्स बनाते रहो, ठीक है। यदि ए बी रिलेशन में है,
यदि ए बी दिए गए जो रिलेशन है, संबंध है, तब इसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए उसी रिलेशन के अंदर। जैसे अगर 2 3 आर में बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी होना चाहिए। अगर है सारे के सारे, और ध्यान रखना सबके सब, कोई एक नहीं है, सबके सब होने चाहिए। सब पे चेक करेंगे, बहुत आसान है चेक करना भी। अगर मिल गए तो सम्मित, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल चेक करते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 पर परिभाषित संबंध R1 तथा R2 इस प्रकार है कि समुच्चय क्या दे रखा है 1 2 3, और 2 रिलेशन इसके इसने हमें दिए, एक तो R1 दे रखा है, एक R2। याद कीजिए कि संबंध R1 तथा R2 सम्मित है अथवा नहीं। वो चेक करें कि R1 R2 में से कोई सा सम्मित है या दोनों सम्मित है या कोई भी नहीं है। ठीक है, R1 R2 हमें निकालने की जरूरत नहीं, मतलब कार्तीय गुणन निकालने की जरूरत नहीं, वो उन्होंने दे रखा है हमें। a बराबर क्या दे रखा है 1 2 3, तो R1 बराबर क्या दे रखा है, पहले वाला उतार लिया हमने 1 1 2 2 1 2 2 1। ठीक है, जो पहले वाला जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे उतार लिया। देखिए R1 में जितने भी कर्मित युग्म है उनका उल्टा कर्मित युग्म भी R1 में होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 आदि स्वयं के उल्टे होते हैं। ध्यान रखना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इन्हें तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अपने आप के उल्टे हैं। 3 3 3 3 ही लिखेंगे। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से नोटिस बना रखे हैं इनको ध्यान रखना। ठीक, अब चेक करते हैं R1 में। R1 में क्या है 1 1। देखिए हर एक कर्मित युग्म को लेके चलेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है दिया है, a बराबर 1 2 3, और पहले वाला R1 हमने उतार लिया है। ठीक, तो R1 में 1 1 बिलोंग टू R1। देखिए सब हर एक कर्मित युग्म को लेके चलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। हर एक अवयव को 1 1 बिलोंग टू R1, तो इसका उल्टा कौन होगा 1 1 ही होगा। 1 1 बिलोंग टू वो 1 1 ये रहा अपने यहाँ पे, मिल गया उल्टा। फिर 2 2 को लेके चलो, 2 2 बिलोंग टू R1, इसका उल्टा कौन होगा 2 2 ही होगा, तो 2 2 भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये रहा। अब लेके चलो 1 2 बिलोंग टू R1, तो इसका उल्टा कौन होगा 2 1 होगा। इसका उल्टा कौन होगा 2 1 देखते हैं, है नहीं, ये रहा 2 1 बिलोंग टू R1। यहाँ तक तो बात सही है। चौथा कौन है 2 1 का उल्टा क्या होगा 1 2, ये रहा 2 1 का उल्टा कौन होगा 1 2 तो होगा ना, आपस में पलट देंगे उसको। तो 2 1 बिलोंग टू R1 है, दिस इम्प्लाइज 2 1 का उल्टा कौन होगा 1 2, तो 1 2 बिलोंग टू R1। तो ये भी चारों के चारों जो अवयव है, चारों के उल्टे भी इसी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, आपस में ही। तो जब मौजूद है तो वो कैसा होगा सम्मित। ठीक है, तो इसलिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ये लिखने का तरीका है ए बी बिलोंग टू R1 दिस इम्प्लाइज बी ए, मतलब उसका उल्टे भी सारे मौजूद हैं। अतः R1, इसलिए R1 क्या है समुच्चय ए पर कैसा है सिमेट्रिक है, सम्मित है। ठीक है, अब आया ना समझ में। तो सभी को बारी बारी से चेक करेंगे, बारी बारी से चेक करा तो सारे बिल्कुल सही पाए गए, दूसरे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, R2 को उठा लो, नीचे हमने उठा लिया। ठीक, अब फिर से चेक करते हैं 1 2 का उल्टा कौन होना चाहिए 2 1 मिल गया। अब 2 1 को पकड़ो, 2 1 का उल्टा होना चाहिए कौन होना चाहिए 1 2, ये मिल गया। फिर तीसरा कौन सा है 3 1 का उल्टा कौन होना चाहिए 1 3, तो 1 3 तो इसमें कहीं पे है नहीं। जब 1 3 नहीं है तो हम अपनी बात यहीं पे रोक देंगे, क्योंकि प्रत्येक पे अप्लाई करना है। जब यहीं पे ही रुक गया हो तो ये वाला संबंध तो सम्मित हुआ ही नहीं। कीजिए, देखो लिखने का तरीका क्या है। देखिए 1 2 का उल्टा कौन है 2 1 का उल्टा 1 2, ये तो मिल गया। अब यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि 3 1 देखिए अगर सम्मित नहीं है वो तो देखते ही पता चल जाएगा। तो जिस कारण से सम्मित नहीं है उसी कारण को लिख लो बस, क्योंकि 3 1 बिलोंग टू R2। सारे लिखने की जरूरत नहीं, मैं 1 2 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो यही है। जो नहीं है उसको पकड़ लो क्योंकि 3 1 बिलोंग टू R2, परंतु 1 3 भी तो होना चाहिए था ना उसका उल्टा। 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R2। ठीक, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R2, इसलिए R2 समुच्चय A पर सम्मित नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल A B बिलोंग टू R1 दिस इम्प्लाइज BA डज नॉट बिलोंग टू R2। एक बार और चेक करिए सम्मित संबंध को। किसी समुच्चय पर संबंध R को सम्मित कब कहते हैं, यदि और केवल यदि A B बिलोंग टू R दिस इम्प्लाइज BA बिलोंग टू R, ये लिखने का तरीका होता है। अगर A B है तो उसका उल्टा BA भी होना चाहिए। चेक करते हैं
ए बराबर 1 2 3 दे रखा है। अच्छा, अगर ये 1 2 3 अगर वो समतुल्य पूछते तो 1 2 3 से चेक करते हैं हम। 1 1 2 2 3 3 इसको देखना, पहले वाला समतुल्य है नहीं, 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो समतुल्य तो यही नहीं। ठीक, दूसरे वाला 1 1 2 2 3 3 है, तो दूसरे वाला भी समतुल्य नहीं है। तो इस तरह प्रत्येक को चेक करना है कि वो समतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं। ठीक है, इसी तरह ही चेक करिए। अब फिर दोबारा से हम पहुंच रहे थे सममित पे। R1 बराबर 1 1 2 2 1 2 इधर रखा, तो बारी बारी से जब हमने चेक करा 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का 2 2 ही होता है, 1 2 का उल्टा 2 1 ये रहा, 2 1 का उल्टा 1 2, तो R1 तो सही पाया गया, तो इसलिए क्या है, ये सममित है। अब दूसरे वाला चेक करते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1 मिल गया, 2 1 का उल्टा 1 2 मिल गया, 3 1 का उल्टा 1 3 ये नहीं मिला, तो इसी पकड़ लो, ये लिख दिया हमने, क्योंकि 3 1 बिलोंग टू R2, परंतु 1 3 इसका उल्टा 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R2, इसलिए R2 समुच्चय ए पर सम्मित नहीं है। आगे दोनों समझ में? ठीक, ठीक है। देखिए, संक्रामक संबंध जो सबसे खतरनाक, सबसे टेंशन देने वाला, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला कौन सा होता है? संक्रामक संबंध। इसी कारण से कॉलेजों में ये स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया जाता, इस संक्रामक संबंध के कारण ही। ठीक है, और आज इसी कोई आसान बनाने का प्रयास करेंगे, और यकीन मानिए बहुत आसानी से आप इसको समझ लेंगे, संक्रामक संबंध। ठीक, देखिए आपने अभी कौन कौन सा पढ़ा है? समतुल्य संबंध, सम्मित संबंध। अब संक्रामक, संक्रामक का मतलब होता है संक्रमण, किसी बीमारी का फैलना। जैसे कोरोना था ना, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में फैल गया ना, इस तरह ही। तो अगर वो चीज़ आपके दिमाग में सेट होगी तो संक्रामक का पूरा डर निकल जाएगा, पूरी हेजिटेशन निकल जाएगी, और आसानी से चुटकियों में आपको संक्रामक संबंध पता चल जाएगा। इसी से याद रखो, किसी संबंध आर को समुच्चय ए पर संक्रामक कहते हैं यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर, उसके बाद कहाँ से शुरू हो रहा है? बी से। जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई है वही चीज़ आगे शुरू हो रही है, बी सी। बस अगर आपने ये बात पकड़ ली तो संक्रामक पूरा हो गया। ए बी बिलोंग टू आर, देखो मैंने यहाँ सी डी नहीं कहा, ए बी और सी डी नहीं कहा मैंने, यहाँ पे कहा मैंने ए बी, फिर आया बी सी। जो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी, अगर उससे अगले वाली उससे शुरू है, दूसरे मेंबर से शुरू है कोई कर्मित युग्म, बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, जहाँ ए बी सी बिलोंग टू ए। अगर ऐसा हो जाए, देखो इस परिभाषा से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल से पता चलेगा। देखिए क्या होता है, यदि 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे कौन खत्म हुआ? 2, तो 2 से शुरू होने वाला कौन है? मान लो 3 है, 2 3 बिलोंग टू आर। तो 1 2 2 3 ए बी बी सी, और बी को यहाँ से ख़त्म कर दिया तो कौन बोला? ए सी, मतलब पहले वाला और लास्ट वाला ही तो बचा ए सी। अगर ये भी मिल जाए उसी रिलेशन के अंदर, तब क्या होगा? संक्रामक। 1 2 2 3, 2 से 2 कट गया, बचा कौन? 1 3। अगर 1 3 भी उसी के अंदर मिल गया तो क्या बन गया? संक्रामक। हो गया आसान। अब चेक करिए, देखिए, याद करने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, इसे ऐसे याद रखेंगे। मान लो ए का दोस्त बी है, ए का दोस्त कौन है? बी, तथा बी का दोस्त सी है, तथा बी का दोस्त कौन है? सी। तब यदि ए और सी, अब बचे कौन? ए, भाई ए का बी है दोस्त, बी का सी है, बचे कौन? ए और सी। तब यदि ए का दोस्त सी भी निकल गया, तब क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। अब आसान हो गया होगा। ठीक है, संक्रामक का मतलब होता है संक्रमण। दूसरे तरीके से याद रखना चाहो तो इससे भी याद रख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। किसी बीमारी का फैलना, तब यदि ए से बी में कोई संक्रमण हुआ है तथा बी से सी में कोई संक्रमण हुआ है, तब यदि इसी तरह का संक्रमण ए से सी में भी हो जाए, तब क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। ये वाला तरीका याद रखना। देखिए अब ध्यान दो, ये जो संक्रमण हुआ है संक्रामक, हमने कब चेक किया? जब ए बी है उसके बाद बी सी है। अगर ए बी होता उसके बाद क्या होता? सी डी। अब कहाँ से चेक करें भाई? कोई तरीका नहीं पा रहा चेक करने का। हम चेक कब करते हैं?
1 2 फिर 2 3, 2 को से 2 को काट दिया, 1 3 मिल गया। लेकिन यहाँ पे किसको काटते, कोई काटने का नहीं है। तो याद रखो, अगर दूसरे मेंबर से शुरू होने वाला क्रमिक युग्म नहीं है तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होगा, संक्रामक होगा, वो खुद से ही संक्रमित होगा। ठीक है नहीं, इसी चीज़ के कारण सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे गलती करके आते हैं। आर में संक्रमण संबंध हम तभी ज्ञात करेंगे यदि आर में मान लो ए बी दिया है तथा ए बी का जो अंतिम अवयव बी, अंतिम अवयव है ना बी से शुरू होने वाला कोई क्रमिक युग्म दिया है अर्थात बी सी है। ठीक है, और ये कार्य हम प्रत्येक क्रमिक युग्म के लिए चेक करेंगे, जिस तरह अभी हमने सम्मित में किया था। एक भी रह गया तो संक्रामक नहीं होगा। अब देखिए लास्ट का पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मान लो आर में ए बी तो दिया है परंतु बी से शुरू होने वाला दिया ही नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये रहा ए बी सी डी, क्रमिक युग्म नहीं दिया है, तब वह संक्रामक संबंध होगा। ये मत कह देना कि वो संक्रामक नहीं होने का, बी से शुरू होने वाला तो कोई मिल ही नहीं रहा। ठीक है, और जी 1 2 है, जिस तरह ये है 1 2 है, और जी 3 4 है, और जी 1 2 के बाद 2 3 तो है ही नहीं, संक्रामक नहीं होने का। ऐसा नहीं है, ये संक्रामक की सबसे बड़ी कंडीशन ये वाली है, सबसे बड़ी। ठीक है, 1 2 है तो 2 3 अगर नहीं है कोई बात नहीं, तो ये आप अपने आप में संक्रमित है, ये अपने आप में संक्रमित है। ठीक है, तो क्या होगा वो संक्रामक। ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये 1 2 3 पॉइंट्स याद रखना। संक्रामक को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पे चलते हैं। संक्रामक संबंध के जो एग्जाम्पल हैं उससे काफ़ी कुछ सीखना है आपको, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपके। और 4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए आपको एक तो सबसे पहले वास्तव में चेक क्या करना है, ये दिया हुआ है ए बी, पहला क्या दे रखा है ए बी, दूसरा क्या, अगर बी पहले वाले का जो अंतिम कौन है बी, अगर बी से शुरू होने वाला दे रखा है। ठीक है, अगर दे रखा है तो फिर हमें ये इसको हटाओ, बी को बचा कौन, ए और सी, तो फिर ये ए और सी का संबंध चेक करना है। अगर ये मिल गया ठीक है तो संक्रामक बैठता है, नहीं तो नहीं। जैसे 1 2 से शुरू होने वाला 3 2 3 मिल गया, तो 2 2 को फिलहाल हटा दीजिए, 1 3 के साथ चेक करना है, मिल गया तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं। देखिए माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 पर संबंध R1 R2 R3 R4, 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। इस प्रकार परिभाषित हैं कि R1 R2 R3 R4 दे रखे हैं। ज्ञात करें कि संबंध R1 R2 R3 R4 संक्रामक है अथवा नहीं। चेक करते हैं प्रत्येक मेंबर के लिए। तो सबसे पहले उसकी हम परिभाषा बताएंगे कि होना क्या चाहिए। ए बराबर 1 2 3 दे रखा है तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि ए बी बिलोंग टू आर और बी से शुरू होने वाला बी सी बिलोंग टू आर तो क्या होगा, ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमें चेक करना होता है भाई। अगर ए बी बिलोंग टू आर है तो उससे अंतिम पॉइंट से बी है तो बी से शुरू होने वाला भी मिल गया उसके अंदर, तो हमें चेक करना है फिर ए सी भी होना चाहिए, मिल गया तो संक्रामक हो जाएगा वो। देखिए पहले वाला देखिए R1 के अंदर हमें एक एक मेंबर को उठाना है। पहले वाला कौन है 1 1, क्योंकि 1 1 बिलोंग टू R1। अच्छा अंतिम कौन है इसका 1, तो 1 से शुरू होने वाला कौन है 1 2, अब इसको उठाएंगे हम। 1 1 बिलोंग टू R1 तथा 1 2 बिलोंग टू R1। ए बी बिलोंग टू R1, खत्म होने वाला बी सी बिलोंग टू R1। चेक किसे करेंगे हम, ए सी को, इसे दिमाग में रखना बार बार। तो 1 1 बिलोंग टू R1, तो 1 जो एक पे ख़त्म हुआ अगला भी एक से शुरू होना चाहिए, तो 1 2 बिलोंग टू R1। तो इस हमें क्या चेक करना है, ये 1 और 2 का संबंध चेक करना है, ये मिल रहा है या नहीं। तो 1 और 2, 1 2 अगर मिल गया तो संक्रामक है वो वाला मेंबर। दिस इम्प्लाइज 1 2 बिलोंग टू R1, मिल गया नहीं। ठीक है, देखिए 1 1 ऐसा देखो 1 1 और फिर 1 2, ये तो था। और इसको हमने काट दिया यहाँ से कौन बिना 1 2, तो 1 2 मिल गया। कहाँ पे आएगा 1 2, ठीक है नहीं। 1 1 बिलोंग टू R1 तथा 1 2 बिलोंग टू R1, 1 2 बिलोंग टू R1। 1 1 बिलोंग टू R1, 1 2 बिलोंग टू R1, 1 2 बिलोंग टू R1। ये आया कैसे, बार बार चेक करना है।
एक से शुरू होने वाला, एक पे जो ख़त्म हुआ यहाँ पे, अगला मेंबर एक से शुरू होने वाला कोई है नहीं। अगर है तब चेक करना है, ठीक है तो चेक करो। 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये रहा, तो ये तो काम हो गया पूरा। अगला मेंबर चेक करो 1 2, और 2 पे ख़त्म होने वाला, जो ये 2 पे ख़त्म हुआ, देखते हैं 2 से शुरू होने वाला है कोई। 2 से शुरू होने वाला एक तो ये है, 2 से शुरू होने, इसका मतलब दोनों पे चेक करना पड़ेगा। लिखो 1 2 बिलोंग टू R1, तथा पहले इसको लो 2 1, तथा 2 1 बिलोंग टू R1। ये होगी ना दोनों कंडीशन, ए बी बिलोंग टू R1, बी सी बिलोंग टू R1, तो ए सी भी होना चाहिए। चेक करो भाई कौन बैठता है, 1 2 R1 तथा 2 1 बिलोंग टू R1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कौन, 1, पहला वाला लास्ट वाला, तो 1 1 होना चाहिए। 1 1 कहाँ पे है, ये रहा भाई, मिल गया, तो ये भी पूरा हो गया। अब 2 से 2 पे ख़त्म हुआ, तो 2 से शुरू होने वाले कौन कौन थे, एक तो ये था, एक था। अब इसके साथ भी चेक करना है, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग टू R1 तथा 2 2 बिलोंग टू R1, फिर इसको पकड़ो अब इसके साथ, है ना। 1 2 के साथ पहले हमने इसको लिया, 1 2 के साथ अब इसको लेंगे, तो 2 से 2 कट गया मान लो, तो बचा कौन, 1 2, तो 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 बिलोंग टू R1। तो ये रहा बच्चों, हो गया यहाँ तक ठीक। जब 2 बार तो आप रिवर्स कर करके वीडियो को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका काम निपटा इन दोनों के साथ। अब चलते हैं 2 1 को, प्रत्येक मेंबर को चेक करना है। 2 1, अब पहले देख लेते हैं कि 1 से जो 1 पे ख़त्म हुआ, कोई कर्मी 1 पे शुरू होने वाला है नहीं, है या नहीं। तो 1 से शुरू होने वाला तो ये भी है, ये भी है, तो दोनों पे चेक करना पड़ेगा। तो 2 1 बिलोंग टू R1, पहले इसको लो इसके साथ, तो 1 1 बिलोंग टू R1। तो क्या होना चाहिए, पहले वाला और लास्ट वाला, तो 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 कौन सा हो रहा, ये रहा, मिल गया, तो ये भी पूरा हो गया। अब इसी के साथ 2 1 लेके चले थे ना, 2 1, तो 1 से शुरू होने वाला और कौन सा है, 1 2, इसको पकड़ो उसके साथ। अब ये रहा, तो 1 से 1 कैंसिल, बचा कौन, 2 2 होना चाहिए अब, ठीक है। 2 और 2, 2 2 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये भी पूरा बैठता है, ठीक। और चेक करते हैं लास्ट का कौन बचा, 2 2, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 2 पे हो रहा। तो 2 से शुरू होने वाले देख लेते हैं कोई है या नहीं। 2 से शुरू होने वाला एक ही है हमारे पास, तो उसको इसको इसके साथ लेंगे, जो 2 2 बिलोंग टू R1 तथा 2 1 बिलोंग टू R1। तो क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। तो 2 1 चेक करते हैं, नहीं 2 1 ये रहा, है सब उसी के अंदर, ठीक है। अगर है तो देखो इसके अंदर 4 मेंबर हमारे पास थे, 4 कर्मती गुण थे, और 4 से कितने सारे तैयार हो गए। और हमने बारी बारी से सब रिलेशन चेक किए, बारी बारी से सब चेक किए, तो सारे के सारे संक्रमित पाए गए। इसी वजह से सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों को। लेकिन अगर 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखेंगे, 1 2 एग्जाम्पल बार बार करेंगे, तो सब समझ में आ जाएगा कि संक्रामक वास्तव में है क्या। प्रत्येक मेंबर को बारी बारी से पकड़ो, पहले वाला जो ख़त्म हो रहा, अगर उसी से ही दूसरे वाला शुरू हो रहा तो उसके साथ चेक कर लो बस, ठीक है। अतः R1 समुच्चय A पर संक्रामक संबंध है। R2 को लो, 1 1 1 2, 1 1 और 1 2, तो 1 1 और 1 2 दो ही मेंबर है, तो 1 1 से जो खत्म हो रहा शुरू होने वाला है कोई है, 1 2 है, तो इसी के साथ चेक करेंगे। तो 1 1 और 1 2 इसको हमने छोड़ दिया, तो बचा कौन, 1 2 बचा ना, तो 1 2 तो ये रहा। 1 1 बिलोंग टू R2, 1 2 बिलोंग टू R2, दिस इम्प्लाइज कौन होना चाहिए, 1 2 बिलोंग टू R2, 1 2 है ये रहा, तो ये कैसा है, संक्रामक है। अब दूसरा कौन बचा, पहले तो 1 1 लिया ना हमने, उसके बाद कौन बचा, 1 2, 1 2 को लेते हैं। अब देखते हैं इसका मेंबर कौन है, 2, अंतिम मेंबर 2 है ना, तो 2 से शुरू होने वाला कोई है नहीं, 2 से शुरू होने वाला तो कोई है ही नहीं। और आपको पॉइंट नंबर जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे उसमें क्या बताया था, अगर 2 से जो 2 अंतिम मेंबर है उससे शुरू होने वाला कोई नहीं है तो वो अपने आप ही संक्रामक होगा, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू R2 तथा 2 से शुरू होने वाला कर्मित युग्म नहीं है, अतः यह स्वयं संक्रामक होगा। अतः R2 समुच्चय A पर संक्रामक है, अतः R2 भी संक्रामक है। और 99% गलतियाँ यहीं पे ही होती हैं। उन्होंने कहा कि 1 1 1 2 को तो मिल गया, 2 इसका मिल नहीं रहा, अरे नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, तो वो स्वयं संक्रामक होता है, ठीक है। R3 देखिए, R3 के अंदर 3 है, 1 1 1 1 को लेंगे, पहले 1 से शुरू होने वाला देखते हैं कोई है, ये रहा 1 1 बिलोंग टू, ठीक है, 1 1 1 2 है ना,
तो 1 1 इसको काटो, क्या मिलेगा 1 2 उसके अंदर है, उसके बाद और कोई नहीं है, उसके बाद किसके लिए होंगे 1 2, ठीक है 1 2 और 2 पे इधर 2 खत्म हो रहा है, 2 से शुरू होने वाला कौन सा है, ये रहा 2 3, तो 2 से 2 को काटो, बचा कौन 1 3, 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 तो है ही नहीं इसमें, इसी को ही पकड़ लो, क्योंकि 1 2 बिलोंग टू R3 तथा 2 3 बिलोंग टू R3, तो 1 3 भी तो होना चाहिए ना, 1 3 उसमें डज नॉट बिलोंग टू R3, अतः यह संक्रामक नहीं है। अब आया समझ में। R4 को लो 1 2 1 3, तो देखिए 2 से शुरू होने वाला भी कोई नहीं है, इधर 1 3 3 से शुरू होने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है 1 2 1 3, यहाँ ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें ए बी बिलोंग टू R4 तथा बी सी, बी से मतलब ए बी के बाद क्या होना चाहिए बी सी, ऐसा तो कोई बन ही नहीं रहा, अतः प्रत्येक युग्म स्वयं में संक्रमित है, अतः R4 संक्रामक संबंध है। तो ये चौथा और ये दोनों को बहुत पक्का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बार बार रिवर्स करना, सब अपने आप समझ में आ जाएगा, संक्रामक संबंध में और एक्सपर्ट बनाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, आपका समतुल्य पूरा हो गया, सम्मित पूरा हो गया, संक्रामक पूरा हो गया, उसके 2 2 3 3 एग्जाम्पल भी करा दिए, ठीक है। बार बार वीडियो को रिवर्स कर करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। अभी तो क्वेश्चन भी करेंगे ना, उससे और क्लियर होगा। अब पेपर में क्वेश्चन किस तरह आता है कि एक क्वेश्चन दे देंगे और सिद्ध कीजिए कि यह तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। तुल्यता, समतुल्य नहीं, ये समतुल्य और तुल्यता में कंफ्यूज मत हो जाना। समतुल्य अलग चीज़ है, तुल्यता इक्विवेलेंस संबंध प्रदर्शित करता है। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा। कब होगा? यदि वो समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब मैं बारी बारी से सारे चेक करने, अगर है तो यदि 1 2 3 प्राप्त हो जाता है तब दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होता है। बस इतनी बात थी। तो समतुल्य, सम्मित, संक्रामक आप जब पक्का हो, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। उसके बाद आपके जैसे ही तीनों अगर प्राप्त हो गए तो तुल्यता है, तीनों में से एक भी गायब हो गया तो तुल्यता नहीं है। तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाइए। ठीक है, ओके बच्चों।